As in,
इसको शट डाउन कर दो ना हो रहा। Okay. Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. sir. Yeah, good evening. After a long break. sir. Good evening. Good evening. हाँ, सब लोग अपने माइक को गुड इवनिंग कर लिया, म्यूट कर दो। जब क्वेश्चंस पूछना होगा तो अनम्यूट करना है ना। तो होप आपने सब कुछ किया होगा और लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था और सबके पास मॉड्यूल है ही, तो उस मॉड्यूल से आपको प्रैक्टिस करना है। बिलीव मी, आई नो वन गर्ल, श्रेया अरोड़ा। Last year she qualified for IIT Delhi computer science branch, right? मैंने उस रेगुलर मेरी स्टूडेंट थी वो। मैंने सोचा भाई तुमने क्या किया 2 साल तक। What she said, she has only done module only. सिर्फ मॉड्यूल उसने 2 साल तक पढ़ा और टेस्ट पेपर्स थी। मैं सिर्फ 2 काम उसने किया कि बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दिए और सिर्फ मॉड्यूल पर। तो इसलिए मैं भी आपको बोलता हूँ कि बिफोर गोइंग थ्रू एनी बुक जस्ट कंसंट्रेट ऑन मॉड्यूल फर्स्ट। एक बार आप क्या होगा ना कि बहुत सारी चीजें एक साथ करने के बजाय कि भाई हम ये भी पढ़ लेंगे, हम ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे और किसी चीज को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। इससे अच्छा मेरा एडवाइस ये होता है कि सबसे पहले आप मॉड्यूल कंप्लीट करो। अगर आप मॉड्यूल कंप्लीट करोगे तो अच्छी खासी आपको नॉलेज होगी, है ना। सब कुछ उसमें दिया होगा। हमारा जो पेस का मॉड्यूल है अच्छे स्टैंडर्ड का मॉड्यूल माना जाता है। इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं, अभी तो खैर एलिमेंट्री टॉपिक चल रहे हैं, जैसे मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा ना इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हैं। तो कई बार तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे तो ये बोलते हैं सर मॉड्यूल के बाद टाइम ही नहीं मिलता हमें, है ना। और मॉड्यूल के बाद टाइम मिलता है अगर है आपको तो फिर मैंने आपको बताया यू गो फॉर द बीएम शर्मा बुक। बीएम शर्मा की बड़ी बल्कि बुक आती है, तो स्टिल आप मैकेनिक्स की बुक ले लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में 11th में आपको मैकेनिक्स पढ़ना है ना, क्योंकि 6 सेट्स में आती है ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं उसमें, बाकी 12th के भी टॉपिक्स होते हैं। तो अभी जो लेना है आपको मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 लेना। इफ यू आर हैविंग द टाइम, अगर टाइम नहीं है तो कंसंट्रेट ओनली वन। जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है इसी को अच्छी तरह सॉल्व करो और इस पे जो डाउट्स हैं वो आप पूछें। ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये जस्ट हमने स्टार्ट किया, आज इसकी लास्ट क्लास है ना। इसके बाद कल से आई विल गो फॉर द अनदर चैप्टर, राइट। तो यहाँ पे हम जो एक क्लास में पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट स्टडीइंग द एरर, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट की आज लास्ट क्लास है। इससे एरर के ऊपर बातें करूंगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की आज क्या है, आपकी लास्ट क्लास है, राइट। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड द रूल्स फॉर एरर कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द रूल्स फॉर एरर कॉम्बिनेशन। भाई कोई भी अगर एरर को कंबाइन करेंगे तो एरर कॉम्बिनेशंस के कौन कौन से रूल होते हैं। हाँ, वी हैव स्टडीड व्हाट द रूल्स फॉर एरर कॉम्बिनेशन, राइट। जस्ट इसका मैंने बोला था कि छोटे छोटे में डेरिवेशंस करवा दूंगा, हाँ, क्योंकि डेरिवेशंस भी आपको आने चाहिए, हाँ, कि भाई किस तरह से हम इसको क्या करेंगे जैसे आपका डिराइव। तो पहला डेरिवेशन से अगर हम ऐसा लेते हैं कि कोई भी अगर क्वांटिटी है, इफ आई राइट c is equal to a plus b, है ना। तो हम जानते हैं कि जो डेल्टा c is equal to होता है, दिस इज सिंपली इक्वल टू द डेल्टा a plus डेल्टा। मैं ये c is equal to a plus b है या a minus b है, कोई फर्क नहीं पड़ता, a plus b ले लो या a minus b ले लो। तो डेल्टा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा a plus डेल्टा b, राइट। तो इसको डिराइव करने के लिए सिंपल सा है, if I write a as a plus delta a, actually में we should write a plus minus, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं सिर्फ प्लस लिखूंगा और b की जगह पे हम लिख देंगे b plus delta b। तो c की जगह पे सिंपली विल राइट c plus delta c, हाँ। और जैसे हम इसको लिखेंगे आपको पता है कि c plus delta c is equal to जो होगा ये आपका हो जाएगा a plus b plus delta a plus delta, है। तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल होगा, तो यहाँ से डेल्टा सी की वैल्यू आपकी आ गई, डेल्टा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो जब भी दो क्वांटिटी को आप प्लस करें या माइनस करें तो सिंपली विल राइट कि डेल्टा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। सिंपली
सेकंड डेरिवेशंस में होता है इफ आई राइट c इज इक्वल टू ab, तो ये मैंने आपको बता चुका कि अगर c इज इक्वल टू ab होगा तो सिंपली हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि डेल्टा c बाई c इज इक्वल टू द डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। डेल्टा b बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर c इज इक्वल टू a इंटू b है तो डेल्टा c बाई c किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई क्या हो जाएगा, आपका b, राइट। तो ये मैंने डेरिवेशन आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसका डेरिवेशन हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वांटिटी अगर प्रोडक्ट होती है तो नॉर्मली रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका ऐड। ये सेकंड आ गया। ऐसे हो जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। बोलो बेटा। सर अगर c इक्वल टू a माइनस b है तो भी एरर में ऐड ही होंगे ना, एरर तो एरर में ऐड ही, एरर में एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, जो c प्लस b हो या c माइनस b हो, ये चीज दोनों के लिए कॉमन है। डेल्टा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ऐसे c इक्वल टू ab हो या a बाई b, इसमें भी क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, जैसे कि आपका ऐड, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कब किस रूल में एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रहा है और कब किस रूल में रिलेटिव एरर है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होता है। तो यहाँ पे थर्ड में हम आते हैं, इफ आई राइट c इक्वल टू a बाई b, है ना, तो आपको निकालना होता है कि इसका रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन और कैसे डिराइव करें। तो इसका रूल ऑफ कॉम्बिनेशन सिंपल ऐसी है कि सेम चीज हम लिख देंगे कि c प्लस डेल्टा c इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b प्लस डेल्टा, और इस पूरे से आप a को कॉमन ले लो। जैसे आप a को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा a बाई डिवाइड बाई आ जाएगा, यहाँ से हम b को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा b बाई b है ना। जस्ट हमने इसको क्या किया, इस प्लस में कि आपका डिफाइन कर दिया, और इसके बाद जस्ट हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि c प्लस डेल्टा c इक्वल टू जो होगा, ये बाहर आ गया बेटा, माइक म्यूट करो, 1 प्लस डेल्टा a बाई a, और इस पूरे को आप ऊपर ले, जैसे हम इसको पूरे को ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा b बाई की पावर हो जाएगी माइनस, सिंपल सा आपने बोला कि c प्लस डेल्टा c है, a कॉमन लिया, b कॉमन लिया, ये वाला पूरा टर्म आ गया। इसके बाद थोड़ा सा आपको एक नई चीज आप जानना, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं। we talk about the binomial expansion, binomial expansion, है ना, कि कहीं भी अगर ऐसा टर्म हो, binomial expansions का मैथ्स में काफी डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम ये जान लेते हैं कि कहीं भी अगर ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस nx, प्रोवाइडेड दिस x शुड बी वेरी वेरी लेस देन, अगर इस x के रिस्पेक्ट में 1 अगर बहुत छोटा है तो 1 प्लस x को अगर बाइनरी एक्सपैंड करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका 1 प्लस nx। यहाँ कैसी है कि जो 1 प्लस डेल्टा b बाई b है। So can you please explain it again? क्या बोलना बेटा? So please explain binomial expansion again. कि जब भी इस तरह का कोई टर्म होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इसको एक सीरीज आती है ना, लंबी चौड़ी सीरीज होती है, लेकिन उस सीरीज को अगर हम इग्नोर करते हैं तो जब भी ऐसा कोई टर्म होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx, ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और लेकिन ये तभी होगा when x is very very less than, कि जब ये टर्म 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा। तो बाइनरी एक्सपैंड करके 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका 1 प्लस n, बस यही जानना है आपको, जो कि फिजिक्स में बार बार क्या होगा, यूज होगा। जैसे मैं कहीं पे भी लिखूंगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू अगर पावर 3 है तो इसको एप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3, लेकिन तभी लिख पाएंगे जब x की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, छोटी, राइट। तो कई बार फिजिक्स में सीरीज को हम बाइनरी एक्सपैंड करके सिंपलीफाई करते हैं, तो चूंकि आपको पता है कि एरर्स बहुत छोटे होते हैं, है ना, जो भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं और स्मॉल एरर ही पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि इस चीज को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो यहाँ पे आपका a बाई b हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ए बाई, है ना, और ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो गया, एन हो गया, 10 बाहर मल्टीप्लाई करेगा तो इसी टर्म्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, वैसे माइनस लिखना चाहिए लेकिन चूंकि पावर तो हम पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा बी बाई, है ना, जस्ट आपने क्या किया ना, ये टर्म को ऐसे छोड़ दिया, इस -1 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेकिन एरर तो हमेशा एडिटिव होता है, तो कोई पावर नेगेटिव भी है तो उसको क्या लिखना है, जैसे कि आपको पॉजिटिव, तो अल्टरनेटली यहां से आ गया कि जो c प्लस डेल्टा c की वैल्यू होगी वो ये हो। अब इसको आप ऐसा करो, ये आपका c प्लस डेल्टा c था, इस पूरे को हम c से डिवाइड कर दो, ये पूरे टर्म को मैंने कैसे डिवाइड कर दिया, c से, और c जो है वो a बाई b के इक्वल है, ये LHS और RHS को हमने किससे डिवाइड कर दिया, c से, तो आपको पता है कि a बाई b को यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा c बाई c, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा a बाई a इनटू हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा b बाई, क्या तो अगर अपना कि जस्ट इस रूल में इसका मुझे रूल्स फॉर एरर कॉम्बिनेशन निकालना है, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, यहां से ये टर्म आ गया और अल्टीमेटली आपका ये टर्म। अब इसके साथ ही इस पूरे चीज को, है ना, फर्दर हम ऐसा लिख सकते हैं, इस केस में अगर हम देखें तो ये जो पूरा टर्म है ये 1 प्लस डेल्टा c बाई c जो होगा ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई, क्या फॉर्म है, जस्ट मैंने वाला जो टर्म था उसको इस फॉर्म में लिया, तो आपको पता है ये 1 तो कैंसिल हो गया और ये वाला जो टर्म होगा कल मैंने डिस्कस किया था कि भाई डेल्टा एक सर बोर्ड क्लियर नहीं है। अच्छा अभी क्लियर हो गया, 1 मिनट में क्लियर होता है, क्लियर है सर, अब सही है, क्लियर है इनके Yes, sir. हेलो, आपने बोला कि वहां से ये टर्म आपका ये आ गया तो 1 को आपने कैंसिल कर दिया और ये जो टर्म होगा डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों चीजें छोटे हैं ना, तो उसका प्रोडक्ट तो और भी छोटा होगा, तो इस टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे, इस टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट, जैसे नेगलेक्ट करेंगे आपको वही रूल आ गया, डेल्टा c बाई c किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई, Sir, why do we neglect delta A by A and delta B by B? अब देखो जैसे डेल्टा है मैंने बोला 0.01 और डेल्टा बी भी 0.01, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0.0001 हो जाएगा ना, Yes. तो इस टर्म्स के रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटा है, दो स्मॉल क्वांटिटी को जब प्रोडक्ट करते हैं तो बहुत छोटी हो जाती है, तो ये जो टर्म है इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, सच्ची आपका नेगलेक्ट, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन है दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एरर्स, इतना स्मॉल कि वी कैन यूज बाइनोमियल एक्सटेंशन, इतना स्मॉल कि वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म, है, किसको हम क्या कर सकते हैं, कि आपका नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको आगे कि डिवीजन भी अगर होगा तो डेल्टा c बाई c होगा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई, तो आपने 3 रूल्स कर लिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे आपका एक 4th रूल आ गया, वी कॉल इट एज अ पावर, पावर -1 थी तो हमने इसको प्लस क्यों लिखा, हाँ और एक्चुअली एरर्स हमेशा एडिटिव होते हैं, उसको प्लस कर दीजिए, तो हम यहाँ पे वी टॉक अबाउट द पावर रूल, तो जो पावर रूल होता है इसको आप ऐसे लिख लो कि सपोज कोई क्वांटिटी है c इक्वल टू a टू द पावर n, है ना, मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, c इक्वल टू क्या है, a टू द पावर n, n इज द पावर, अगर a में एरर होगा तो c में भी एरर होगा, तो आपको निकालना है कि अगर a पे एरर मुझे पता है तो हाउ कैन आई फाइंड आउट द एरर इन द c, तो निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही आप यहाँ पे a की जगह पे लिख दोगे a प्लस डेल्टा पावर n
और c की जगह पे क्या हो जाएगा c प्लस डेल्टा c। हमेशा आपको ये करना है, a की जगह पे a प्लस डेल्टा a, c की जगह पे क्या हो जाएगा चलिए आपका c प्लस डेल्टा c। और उसके बाद यहां से हम a टू द पावर n कॉमन लेंगे। जैसे हम कॉमन लेंगे यहां पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा a बाई की पावर है भाई। इस पूरे से a टू द पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो ये जो टर्म होगा आपका ये आ गया। इसके बाद आपको पता है कि जो c प्लस डेल्टा c होगा है ना, 1 के रिस्पेक्ट में ये टर्म छोटा होगा, तो ये डेल्टा a बहुत छोटा होता है और a से डिवाइड, तो हम यहाँ पे फिर से क्या यूज कर लेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का सिंपल से मतलब है कि कभी भी 1 की प्लस n की पावर अगर x हो तो ये अप्रॉक्सिमेटली किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस nx, है ना। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो a टू द पावर n को ऐसे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n इंटू डेल्टा a बाई, है ना। ये जस्ट ये पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई, हमने इसको प्राइमरी क्या कर दिया चलिए आपका एक्सपेंड। और उसके बाद दोनों साइड को आप c से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को c से हम क्या करेंगे डिवाइड। जैसे हम डिवाइड करेंगे आपको पता है कि जो टर्म होगा जैसे आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे ये वाला जो टर्म होगा ऊपर लिख रहा हूं ऐसे, ये वाला जो टर्म होगा ये आपको आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा c बाई c, है ना। और a टू द पावर n तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू डेल्टा है, तो आपको क्या 1 कैंसिल और आपका वही रूल आ गया कि डेल्टा c बाई c किसके इक्वल हो जाएगा n इंटू डेल्टा a बाई a। वही चीज है कि जो भी हमने रूल्स पढ़े थे उसको जस्ट हमने डिराइव कर दिया। इन केस कभी स्कूल में आता है तो स्कूल के एग्जामिनेशन में कई बार इनका डेरिवेशंस पूछते हैं, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन फॉर IIT-JEE? IIT-JEE रेयरली आस्क एनी डेरिवेशन एंड स्कूल में मोस्टली जो होते हैं वो डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको डेरिवेशंस भी आने चाहिए, है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि कैसे आ गए, तो उसका डिराइव करना भी जरूरी है। तो ये आपके 4 डेरिवेशंस, जस्ट राइट इट डाउन। जिसमें कि मेनली हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया, वी हैव यूज्ड द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सर हाँ बोलो बेटा। पावर मंथली तो हमने इसको क्लास क्यों लिखा है वो समझ नहीं आया। आपका बेटा एक्चुअली ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे, मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ। आप मुझे मैसेज कर दो, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो या फिर बोल दो क्या बोलना चाह रहे हो, सर मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। बाद में पूछ लेना मैसेज, आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ओके सर। वॉइस क्लियर जस्ट हमने जो 4 रूल्स थे उसको क्या किया डिराइव किया, राइट। लेकिन एक चीज है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट क्या होता है ये 4 रूल्स ने पढ़ा और सोचा कि मैं तो एरर का मास्टर हूं, है ना। उसने बोला अच्छा मुझे ये आता है c इक्वल टू a बाई होगा तो ये रूल आ जाएगा, अगर पावर होगी तो पावर हमेशा क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी रूल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, सिर्फ यही 4 रूल्स नहीं है बल्कि रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन बहुत सारे और भी हैं, लेकिन वो अभी आप डिराइव नहीं कर पाओगे, है ना। भाई आप देखो रिलेशन से ऐसे थोड़ी होता है कि c इक्वल टू a बाई d होगा, रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर RHS साइड पे एरर है तो LHS साइड पे भी क्या होगा एरर होगा। तो अगर रिलेशन बहुत सारे हैं तो रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे हैं ना, एक दो नहीं होते हैं। लेकिन वो डेरिवेशंस के लिए आपको कैलकुलस की जरूरत है। जैसे हम कैलकुलस पढ़ेंगे ना तो उन सब डेरिवेशंस के बारे में भी आपको नॉलेज होगा। बहुत सारे जो एरर के क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलस क्या होता है यूज होता है। अगर आप मॉडल सॉल्व करोगे आप बोलोगे सर 4 क्वेश्चंस मेरे से एरर का नहीं आया, तो सर्टनली मैं बोलूंगा कि इन चारों में एरर कैलकुलस यूज होगा। आपसे नहीं आने का मतलब है कि इस रूल से जो भी चीज होंगी आप जान जाओगे। अगर आपको वो नहीं आ रहा है मींस कहीं ना कहीं उसमें क्या यूज होगा कैलकुलस में, तो उसको अभी हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक में बहुत प्रॉब्लम है इसकी पावर रूल समझ नहीं आया सर।
पावर रूल पावर रूल समझ नहीं आया सर, एक बार फिर से अच्छा पावर रूल समझिए क्या बताता हूं। देखो पावर रूल में क्या होता है कि भाई पावर रूल आपने ये तो पढ़ा था कि भाई कोई भी क्वांटिटी जो होती है c इक्वल टू a टू द पावर x प्लस क्या होती है इनटू क्या होती है b टू द पावर y। अगर a में एरर होगा b में एरर होगा तो c में भी एरर होगा। तो आपने पढ़ा था कि एज पर द पावर रूल क्या होना चाहिए डेल्टा c बाई c इक्वल टू x इंटू डेल्टा a बाई a प्लस y इंटू डेल्टा b बाई है ना। इसका मॉडल लिया था मैंने इवन इफ x और y नेगेटिव भी होगा तो इसको आपको क्या करना है जैसे कि आपका पॉजिटिव है। तो देखो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी इतने लंबे रिलेशन के लिए। इसको अगर मुझे ड्राइव करके ये लाना है तो आई रिक्वायर कैलकुलस। तो मैंने थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। मैंने बोला क्वांटिटी c इक्वल टू a टू द पावर n कि कोई भी क्वांटिटी c की पावर मैंने क्या ले लिया a टू द पावर n ले लिया। आप a टू द पावर x ले लो। भाई मैं ये वाला टर्म नहीं लेता हूं बल्कि एक टर्म से ही पावर रूल डिफाइन करता हूं है ना क्योंकि दो टर्म के लिए फिर कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। तो कैलकुलस को अवॉइड करने के लिए जस्ट हम एक टर्म यूज करते हैं कि c इक्वल टू a की पावर x। तो मुझे ये रूल ड्राइव करना है कि डेल्टा c बाई c किसके इक्वल होगा x टाइम ऑफ डेल्टा a बाई। तो मैं क्या करूंगा a को एरर के साथ लिख दूंगा ये आपका a प्लस डेल्टा a हो जाएगा कि पावर कितनी हो गई x। तो अगर a प्लस डेल्टा a लिखा है तो c क्या हो जाएगा c प्लस डेल्टा c हो गया है। और उसके बाद आपने क्या किया इस पूरे से a टू द पावर x कॉमन ले लिया। इस पूरे से a टू द पावर x का ले लिया कॉमन ले लिया यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा a बाई टू द पावर x है भाई 8 पावर x कॉमन लेके 1 प्लस डेल्टा a बाई a टू द पावर क्या आ गया x आ गया। उसके बाद आपको पता है कि ये बाइनोमियल के टर्म्स में तो चीज आ गई 1 प्लस x टू द पावर n। तो आपको पता है जो भी पावर होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इस चीज को अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर x into 1 प्लस x into डेल्टा a है ना। और ये आ जाएगा c प्लस डेल्टा c है ना। जस्ट एक पावर को आपने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई और 1 के रिस्पेक्ट में अगर ये टर्म छोटा है तो बाइनरी में इसको क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको c से डिवाइड कर दिया LHS को भी RHS को। तो c इक्वल टू a टू पावर x ही तो है यहाँ पे a टू पावर x आ गया। तो आपको पता है a टू द पावर x और a टू द पावर x कैंसिल और यहाँ पे आ गया 1 प्लस डेल्टा c बाई c इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस x इंटू डेल्टा a बाई आगे। तो यहाँ से 1 और 1 भी कैंसिल तो आपका रूल आ गया डेल्टा c बाई c किसके इक्वल हो जाएगा x टाइम ऑफ डेल्टा a है ना। दिस इज सिंपली पावर रूल। अगर c इक्वल टू 8 पावर x खाली है तो डेल्टा c बाई c किसके इक्वल हो जाएगा x टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई राइट जस्ट राइट इट डाउन। तो यहाँ पे मैंने किसी को 8 पावर n के टर्म्स में लिख दिया और देखिए अगर पावर n है तो n मल्टीप्लाई होगा अगर पावर x है तो क्या मल्टीप्लाई होगा सर आपका x मल्टीप्लाई जस्ट राइट इट डाउन। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ओके सर थैंक यू। ये 4 रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। There are the 4 rules for combination of error है ना। जैसे कि डेरिवेशन थोड़ा सामने पढ़े आगे ऐसा नहीं हो कि आप हमेशा बोलो मुझे ये आता है ये डेरिवेशन नहीं। जो भी चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना आप कंसेप्चुअली तभी स्ट्रांग होगे जब उसको आप डिराइव करते हैं। जब तक डिराइव नहीं करोगे आप में कॉन्फिडेंस आएगी तो हर चीज का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। तो वही मैंने बोला कि ये तो रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन 4 बताए हैं लेकिन रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं। उसके लिए वी रिक्वायर द कैलकुलस जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। कैलकुलस पढ़ के वो भी चीजें आपको आ जाएंगी लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला आप और जानो ये रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन में उसका डेरिवेशन अभी नहीं जानना है आपने। आपको एक फॉर्मूला फिर जानना है। कहीं पे ऐसा दिया होगा कि 1 बाई c इक्वल टू 1 बाई a प्लस 1 बाई b
कहीं पे भी कोई रिलेशन ऐसा दिया होगा कि 1/c इक्वल टू किसके इक्वल है 1/a प्लस 1/b लाइक मिरर फॉर्मूला है ना लाइक मिरर फॉर्मूला भाई 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b प्लस 1/a तो आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आपकी a की वैल्यू आ गई आपको a दिया हुआ है a में जो एरर है वो डेल्टा a है a प्लस माइनस डेल्टा a b की जो वैल्यू है वो b प्लस माइनस डेल्टा b है ना तो अगर a में एरर होगा और b में एरर होगा तो c में भी एरर होगा राइट अगर u के मेजरमेंट में एरर है b के मेजरमेंट में एरर है तो उसको यूज करके जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो उसमें भी क्या होगा जब आपका एरर है तो इसको हम कैसे कंबाइन करते हैं तो वही बात मैंने बोला कि इसको रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन के लिए वी नीड कैलकुलस जो कि अभी हम जानते नहीं तो फिलहाल मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूं कि अगर a में एरर डेल्टा a है सर b में एरर डेल्टा d है तो इसका रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऐसा हो सर डेल्टा c सर ये b प्लस सर उसमें माइनस डेल्टा बी होगा ना सर डेल्टा c लिख दिया है सर आपने b प्लस माइनस डेल्टा b यहाँ पे रहेगा कि अगर a प्लस डेल्टा a है b प्लस डेल्टा b है तो c में भी एरर है तो डेल्टा c बाई c स्क्वायर जो होगा ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा a बाई a स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाई b स्क्वायर तो इसको आप मेमोराइज करिए है ना कि जब भी इस तरह का कोई रिलेशन हो अगर a में एरर डेल्टा a है b में एरर डेल्टा b है तो इस रिलेशन से c का एरर हम निकालेंगे हाँ तो डेल्टा c बाई c स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा ये रिलेशन आपको थोड़ा सा अभी मेमोराइज करना है बाद में कैलकुलस पढ़ने के बाद इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं कैलकुलस में इसका डेरिवेशन हो राइट तो इसको कहते हैं रूल ऑफ कॉम्बिनेशन 5 अगर मैं इसको इसमें यूज करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसमें अगर मैं यूज करूं तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा f बाई f इक्वल टू डेल्टा f बाई f स्क्वायर डेल्टा v बाई v स्क्वायर प्लस डेल्टा u बाई u कई बार न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा There's 5 rules for combination आपको है ना you need to learn 5 rule of combination yeah तो इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं हम एज एग्जांपल 1 एक फॉर्मूला होता है s इक्वल टू हाफ at यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना किस चीज का फॉर्मूला होता है ये s इज डिस्प्लेसमेंट is acceleration. हाँ मोशन का फॉर्मूला है सर इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होती है हाँ इनिशियल वेलोसिटी acceleration तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t if initial velocity used हाँ तो s इक्वल टू क्या है हाफ at स्क्वायर है ना और आपको ये दिया हुआ है एकदम केयरफुली करना इसे बहुत कम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं बहुत सही से क्वेश्चन क्या है मैं बताऊं s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है s की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.005 मीटर है ना डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्सक्यूज मी सर टाइम इज आल्सो गिवन
4.2 प्लस माइनस 0.26 डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है आपको, हाँ, फाइंड आउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट एक्सीलरेशन। If displacement is given, time is given, then find out value of acceleration. सर हाँ बोलो। सर ये बच्चों को बोल दीजिए अपनी वीडियो बंद कर ले, बार बार वीडियो चालू कर ले रहे अपनी। क्या चालू कर रहे हैं? अरे ये अपनी वीडियो चालू कर दे, आप एक बार अनाउंस कर दीजिए अपनी वीडियोस बेटा ये वीडियो ऑफ कर दो, अपनी बंद कर ले। वीडियो बंद कर लो अपनी। अपनी वीडियो ऑफ कर दो, नहीं तो बार बार स्क्रीन में आएगा ना। और माइक म्यूट करो। एस स्क्वायर टू हाफ ए डी स्क्वायर दिया हुआ है। माइक जिसका म्यूट नहीं होगा मैं हटा दूंगा उसे, ये ध्यान रखना। तो 0.2 होगी क्या? और आपकी आवाज तो ऐसे आ रही है जैसे कि कोई म्यूजिकल साउंड है। सर 10.4 ना ऐसे क्यों होता है? कुछ कुछ लोग बोलते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई गाना। 0.22 एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है? सर एक्सीलरेशन 0.22। तो 0.2 बेटा एरर के साथ जाना होगा ना। अगर डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन में एरर है, टाइम की कैलकुलेशन में एरर है, तो जब आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करोगे उसमें भी एरर होगा ना। तो आपका जो भी आंसर होगा वो इस टर्म्स में होना चाहिए ना, a प्लस माइनस डेल्टा ए। और डेल्टा ए कैसे निकालेंगे? रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन यूज करें। जीरो 0.2 प्लस माइनस 0.09। नहीं सही नहीं है। जीरो 0.02 प्लस माइनस 0.001। ना सही नहीं है। Sir, 2 plus minus 0.03. ना कैलकुलेशन कुछ गलत कर रहे हो आप लोग। 0.2 प्लस माइनस 0.007। ये भी नहीं कर रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो। Sir, acceleration is coming 2 and error is coming 0.03. सर 1 प्लस माइनस 0.03 ना 0.2 प्लस माइनस 0.0। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। ऐसे मैं सबके कैलकुलेशन वेरीफाई नहीं कर दूंगा। देखो क्या होता है, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ था
तो एक्सेलेरेशन निकालना तो एकदम आसान है। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाँ। तो यहाँ से अगर एक्सेलेरेशन निकालो तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s बाई टी स्क्वायर। तो 2 डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 2 मीटर और टाइम आपको दिया हुआ है 4.2 का होल स्क्वायर है ना। तो इससे एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी ना कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्सेलेरेशन कई लोगों ने निकाला होगा, इसकी वैल्यू 0.23 आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लेना इसे 2s बाई टी स्क्वायर से करेंगे तो 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 आ गया, 4.2 का क्या हो गया स्क्वायर आ गया। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, हमेशा आंसर एरर के साथ। तो मैं बोलूंगा अगर डिस्प्लेसमेंट में एरर है, टाइम में एरर है, तो एक्सेलेरेशन में भी एरर है। एक्सेलेरेशन में भी क्या होगा एरर होगा। और एक्सेलेरेशन का एरर हम ऐसे निकाल सकते हैं डेल्टा ए बाई ए will be equal to the delta s by s plus twice of delta t by t। समझिए मैंने पावर रूल यूज कर लिया। अगर एक्सप्रेशन का एरर मुझे निकालना है तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। एरर में इस 2 का कोई मतलब नहीं, तो s को हम लिख सकते हैं डेल्टा s बाई s प्लस पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो प्लस लिखना होगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई। हम क्या लिखेंगे 0.23 प्लस माइनस 0.0023। ऐसा कुछ आ रहा है डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू 0.23 आ गई। डेल्टा एस बाई एस, तो डेल्टा एस इज द 0.005 बाई एस आ गया प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी 0.2 डिवाइड बाय 4। है तो ध्यान रखना यहां से आप डेल्टा ए की वैल्यू निकालें, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा सर सर बेटा सर टी तो -2 है, आपने प्लस कैसे दिया? बेटा पावर तो हमेशा एडिटिव होते हैं ना। आपको तो एक्सप्रेशन इक्वल टू आप लिखोगे 2s into t minus 2। तो इवन इफ पावर नेगेटिव है लेकिन आप यहाँ पे इसका मॉड पुट करें क्योंकि एरर हमेशा क्या होते हैं एडिटिव। ओके ओके सर। यहाँ पे 2 लेना है तो इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करके डेल्टा ए की वैल्यू निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा ए? विल गेट दिस आंसर। Sir, 0.22 plus minus 0.09. 0.022। 0.02 आ रहा है मेरे पास सर 0.023 इस तरह। 0.02 बाकी टर्म्स हटा दो। ए इतना आ गया डेल्टा ए इतना आ गया, तो मतलब फाइनल आपका आंसर आ गया जो आपको देना है वो है 0.23 प्लस माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। किसी 9th क्लास के बच्चों को बोलो कि s इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर है, बता टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, बता एक्सेलेरेशन कितना होगा, वो भी हंसेगा सर क्या पूछ रहे हैं। टाइम भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, एक्सेलेरेशन निकाल लूंगा मैं। लेकिन एक्सेलेरेशन निकालने से मतलब नहीं होगा एक्सेलेरेशन में एरर कितना होगा, इस आंसर थोड़ी पूछ रहे हैं। हमारा मेन कंसर्न इससे है कि अगर डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन में एरर है, आपने जिस चीज से मेजर किया है स्केल से उसके मेजरमेंट में एरर है, टाइम कैलकुलेशन में एरर है, किसी क्लॉक से किया होगा आपने उसमें अगर एरर है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू में भी एरर है, तो एरर भी निकालना है। और एरर के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है जस्ट पावर। इस 2 से तो एरर का कोई मतलब होता नहीं है, तो डेल्टा एस बाई एस इनटू ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी। तो इसका सेंस हो गया एग्जांपल नंबर 3। आप इसको कैलकुलेट सर सर हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। करेक्शन आपको 0.2 लेना चाहिए था खाली, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हम 1 लेंगे खाली इसमें। हाँ ये सही है, 0.2 लिख लो, बिल्कुल सही बोला। सिग्निफिकेंट फिगर का भी कंसेप्ट लेंगे तो यहाँ पे सिंपल 0.2 ठीक है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे सर ऊपर कैलकुलेशंस में भी सिग्निफिकेंट फिगर अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा।
सर सॉल्यूशन तो समझ आ गया बट ये 2 कहाँ गया, मतलब ये लिया क्यों नहीं? मैं जो अभी is अभी पढ़ेंगे, by सिग्निफिकेंट डिजिट में बताऊंगा अभी आपको। उसके अच्छा रूल्स होते हैं, वो टाइम टू डिस्कस, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया था। फिर जिनको सिग्निफिकेंट डिजिट पता था उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन एग्जांपल 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई। If R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to, यहाँ पर आपको दिया हुआ है R2 is equal to 200 plus minus 4. Find out equivalent resistance. Equivalent सीरीज सर ये सीरीज में है फिर पैरेलल है। in series is it in series or parallel? as well as parallel. In series and parallel. सीरीज में बताना है, पैरेलल में। Find out the equivalent resistance in series सर and parallel. 200 प्लस The माइनस 7 आ रहा series है। 300 plus minus 7. 300 plus minus 7. जैसे मैंने बोला सीरीज, तो सारे बच्चे बोल, क्योंकि R इक्वल टू R1 प्लस R2 होते ही नहीं, तो सीरीज में R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे और एरर भी ऐड हो जाएगी। सीरीज में तो ये आंसर है। So parallel, so 66.7 plus minus 1.7. ये याद वाला आंसर नहीं बताना है, कैलकुलेट करके बताना है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, दैट आई नो। किसी को याद है तो एकदम पूरा सॉल्व करके। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी। कैसे है मानसी? सर पैरेलल में 66.67 प्लस माइनस 0.0004। नहीं ये तो नहीं आ रहा। 66.7 तो सही है, लेकिन वो 0.004 नहीं है। सर डेसिमल के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन तो सही है, सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर नहीं है, पैरेलल के आंसर सही नहीं है। भाई पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है, इन पैरेलल फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट इज दिस। जब भी हम बात करेंगे पैरेलल की, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। 1/r निकालना है, वो तो आसान प्लस 1/2। उससे आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, लेकिन उसका एरर भी निकालना होगा। सर 66.6 प्लस माइनस 1.7। सर 66.6 प्लस माइनस 4। ना ये नहीं आता। सर 66.6 प्लस माइनस 1.7। 1.8 हो जाएगा वो, अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। सर इनका आंसर सही है 66.7 प्लस माइनस 1.8। ये आंसर है। फिफ्थ रूल अप्लाई करेंगे ना। हाँ, फिफ्थ रूल अप्लाई, बिल्कुल सही। ये अप्लाई द फिफ्थ।
और पैरेलल में एरर 0.0 चेक करते हैं। देखो क्या होगा जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 by r square to 1 by r1 plus 1 by r2, तो इससे r की वैल्यू निकालोगे तो 66.7 हाँ अब एरर निकालना है। अगर r1 में एरर है r2 में एरर है r में भी एरर होगा, तो इसलिए अभी हम वो रूल यूज करेंगे जो 5th रूल मैंने बताया था। यहां से आ जाएगा डेल्टा r by r square इक्वल टू डेल्टा r1 by r1 square प्लस डेल्टा r2 by r2। तो डेल्टा r को निकालना मुझे, r स्क्वायर आपका 66.7 हो गया स्क्वायर, डेल्टा r1 आपको दिया हुआ है डेल्टा r1 3 by 100 डेल्टा r2 भी दिया हुआ है 4 by 200 हाँ, तो इससे डेल्टा r की वैल्यू ये r आ गया और यहां से डेल्टा r की वैल्यू। आप आंसर वेरीफाई करें, आंसर ये सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक से करोगे आ जाएगा 0.03 1.7 कुछ आता है 1.7 1.7 उसके आगे क्या 79 1.8 हाँ 1.8 तो आपको मेन कैलकुलेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये कैसे निकाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। पहले इस फॉर्मूले से मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर फिफ्थ रूल यूज करके उसका एरर निकाल, बाकी कैलकुलेशन आपको बोलो। सर आपने बताया था कि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग कैसे करेंगे कि एनसीईआरटी के हिसाब से, बिकॉज सर ये रूल आपने बताया ना कि ये हायर क्लासेस के लिए है। हाँ वो एनसीईआरटी में ऐसे फॉर्मूला ही दिया हुआ उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी तो कैलकुलस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसने ऐसे फॉर्मूला ही दिया हुआ है कि यूज दिस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम कैलकुलस में है ना। एनसीईआरटी एक्चुअली कैलकुलस रिकॉग्नाइज नहीं, उसमें ऐसे फॉर्मूला ही दिया यूज दिस रिलेशन, लेकिन कैलकुलस में सारा रिलेशन हम ड्राइव बताऊंगा ना ये हमने कुछ रूल्स और कॉम्बिनेशन की क्या पढ़ लिया सके आपका एप्लीकेशन। अब थोड़ी सी एक प्रॉब्लम बराबर आ रही है ना, कभी बच्चे बोलते हैं 66.6 है, कभी कोई बोलता है 66.7 है, कभी कोई बोलता है 1.7 है, कभी कोई बोलता है 1.8। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि एक छोटा सा टॉपिक अब हम उतना नहीं जानते, उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। वो कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी सी चीज है लेकिन बड़ा मतलब इसकी वजह से आंसर कई बार गलत हो जाता है कि आप लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके लाए, लास्ट में जो लिखा है वो गलत लिख दिया। वो इसलिए आप ऐसा करते हो क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वी स्टडी द सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट, हाँ इसका नॉलेज नहीं। वी स्टडी द सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मॉड्यूल में वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एरर के क्वेश्चन है, तो सर वर्नियर कैलिपर का समझा दीजिएगा एक बार, पिच और ये सब। अभी नहीं करना है बेटा उसे, अभी उसको आप छोड़ दो, इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं, लीव दोस क्वेश्चन। अभी वो 2-3 क्वेश्चंस होंगे, उसको भी आप मत करो जो वर्नियर कैलिपर से बेस्ड के, मैं बताऊंगा उसे। यहाँ पे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट। देखो सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट का मतलब जो होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन से होता है। हाँ तो भाई कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना प्रिसाइज है ना, तो उसके प्रिसीजन से
सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट का क्या होता है आपका डेफिनेशन। जैसे जैसे हम ये बोलते हैं कि कोई अगर मेजर्ड वैल्यू कोई आपने मेजरमेंट किया, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमें बोलते हैं कि ऑल सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन। अनसर्टेन डिजिट आर सिग्निफिकेंट, है ना, ये रूल होता है सिंपल सा, ऑल सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। इस जितनी सर्टेन डिजिट है प्लस एक अनसर्टेन डिजिट होती है, वो क्या होती है, बेसिकली आपकी सिग्निफिकेंट होती है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं जैसे मेरे हाथ में कोई स्केल, जैसे आपने कोई स्केल ले लिया जो आप यूज करते हो घर पे, कोई वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज यूज किया, वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। आपने सिंपल स्केल यूज किया और कोई मेजरमेंट लिए और आपने बोला कि सिंपल स्केल से कोई मेजरमेंट आ रहा है 4.456 सेंटीमीटर, है ना। क्या आपसे बोला चलो इसको लेंथ मेजर करो, तो आपने बोला लेंथ मैंने इतना मेजर किया, ये 4.456 सेंटीमीटर, राइट। तो सिंपल सा पर्सन होगा बोलेगा तुम बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए बेवकूफ बना रहे हो क्योंकि मैं ये तो मान सकता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये सिंपल स्केल में 4 सेंटीमीटर तो होता है, ये तो सिग्निफिकेंट है, ये सर्टेन है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि 4 होगा। ये 4 भी सही है क्योंकि मिलीमीटर के भी ग्रेजुएशंस होते हैं उसमें, है ना, मिलीमीटर के भी क्या होते हैं, ग्रेजुएशंस होते हैं। तो आपको पता है कि 4.4 पे वो आ रहा हो। अब इसके बारे में हम अनसर्टेन है कि भाई ये तो सर्टेन है कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि भाई 4 सेंटीमीटर तो मेजर कर सकता है, 4 मिलीमीटर भी मेजर कर सकता है, लेकिन ये जो 5-6 है ये एक अनसर्टेन डिजिट, इसके बारे में हम पक्का नहीं बोल सकते। एक्चुअली किसी ने गेस किया होगा, ये हो रहा होगा कि 4.4 से थोड़ा ज्यादा और 4.45 से कम आ रहा, जस्ट उसने 4.5 से कम आ रहा, उसने जस्ट 5-6 लिख दिया। तो हम बोलेंगे ये तो दोनों सर्टेन है और ये तो दोनों जो है अनसर्टेन। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, मैं इसका डेफिनेशन लिख लिया कि ऑल सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन, कि भाई ज्यादा जो सर्टेन होंगे उसको तो आपको लिखना है, ये सिग्निफिकेंट, ये 4 भी सिग्निफिकेंट, लेकिन 2 अनसर्टेन नहीं चल सकते, आपको सिर्फ एक ही लिखना है। और अगर एक ही इसको लिखना होगा तो इसको तो ड्रॉप करना होगा ना, है ना, 6 को हटाना। और आपको पता है जब 5 से ज्यादा चीज को हटाते हैं तो प्रेसिडेंट डिजिट में हम 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर। तो अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से लिखूं तो ये 4.46 है, ये सिग्निफिकेंट के हिसाब से नहीं है, सारे सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन होना, इसको ड्रॉप करना है। तो अगर मैं 6 को ड्रॉप करूंगा तो 6 5 से ज्यादा है, तो प्रेसिडेंट डिजिट को 1 से क्या करूंगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर से 3 सिग्निफिकेंट। हेलो, कि जब भी कोई मेजर्ड वैल्यू होती है तो इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिजन के हिसाब से हम सिग्निफिकेंट डिजिट डिसाइड करते हैं। जैसे सिंपल स्केल से ये 6 सिग्निफिकेंट, अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू के वर्नियर कैलिपर्स यूज करता तो सकता है 6 भी सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि वो ज्यादा मेजर कर सकता है। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि ऑल सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट क्या होता है, जैसे कि आपका सिग्निफिकेंट, राइट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, जैसे ये वाला जो डिजिट है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट को हमेशा हटा देते हैं और हटाएंगे तो राउंड ऑफ का क्या यूज करेंगे, जैसे कि आपका टूल्स यूज करेंगे। अब एक चीज आती है कि ये तो मेजर्ड वैल्यू थी, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है या कंप्यूटेड वैल्यूज होती है, जो कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड वैल्यूज हैं उसमें हम सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकालते हैं।
भाई मेजरमेंट का रिजल्ट आ गया। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कोई वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू। भाई कंप्यूटेड वैल्यू में हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसके रूल्स होते हैं, इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पहला रूल ये होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, all non-zero digit are significant। है ना, कि जितनी भी किसी वैल्यूज में नॉन जीरो डिजिट होंगी वो हमेशा क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल ये होता है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट are significant। ये सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड, नंबर विथ डेसिमल, है ना, कैसा कोई नंबर है जिसमें कि कोई डेसिमल पॉइंट, ऑल जीरोस having a non-zero digit, a non-zero digit left of it, anywhere left of it, anywhere left of it, are significant। सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Number with decimal are number with decimal, all zeros having a non-zero digit anywhere left of it are significant। Allahumma Allahumma inni laka inni laka sumtu sumtu wa wa bika bika amantu बेटा कौन है, wa wa alayka alayka tawakkaltu tawakkaltu wa ala wala rizqika rizqika aftar। जॉब कर रहे Okay, no problem, you can break your fast। Sir, can you please explain it again, the third point? All non-zero digits are significant, all zeros between two non-zero digits are significant, number with decimal, all zeros having a non-zero digit anywhere left of it are significant। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई नंबर है, वैसे यहाँ पे कोई नंबर है 1.03040, नंबर, इससे मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको पता है these three नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट होगा, 4 सिग्निफिकेंट, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये जो बीच में जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में, ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो नॉन जीरो है वो सारे सिग्निफिकेंट, जो जीरोस हैं वो भी दोनों सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। अब एक चीज है इस जीरो के बारे में, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उसके लिए मैंने बोला है कि विद नंबर विद डेसिमल ऑल जीरोस हैविंग ए नॉन जीरो डिजिट एनीवेयर लेफ्ट ऑफ इट आर सिग्निफिकेंट। भाई ये जो जीरो है अगर इसमें कोई डेसिमल पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में अगर कहीं भी नॉन जीरो डिजिट है ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट।
कि ऐसा कोई भी जीरो जिसके कि लेफ्ट में कहीं भी एक नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होता है। ऐसा कोई भी जीरो जिसके कि लेफ्ट में कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होता है। ऐसा कोई भी जीरो जिसके कि लेफ्ट में कहीं भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। हम बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 6 है ना, 4 + 2 6 सिग्निफिकेंट। Sir, but 0 at the extreme side of the decimal does not have any value. नहीं बेटा, कुछ ना उसका मीनिंग होगा तभी लिखा हुआ है ना, अदरवाइज नहीं लिखा हुआ। जैसे मेजरमेंट के प्रिसीजन को शो करता है ना, जैसे कई बार हम लिखते हैं 1.000 सेंटीमीटर या मिलीमीटर। आप देखो ये जीरो का लिखने का क्या मतलब, फिर भी हमें लिखता है ना क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं ना वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने बोला है इट इज रिलेटेड टू द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैं अगर 1 लिखूंगा मतलब आपको लगेगा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेसिमल मेजर कर नहीं सकता, लेकिन मैं 1.00 लिखूंगा मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। ये दोनों जीरो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। अगर इन दोनों जीरो के लेफ्ट में नॉन जीरो है तो हमेशा ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट। ये जो नंबर है इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, 1 तो सिग्निफिकेंट है ही। ये दोनों जीरो के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट, ये भी क्या होगा सके आपका? सिग्निफिकेंट। हाँ, अगर कहीं पे नंबर कोई ऐसा दिया हुआ 304050 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपको बताना, तो आपको पता है ये सिग्निफिकेंट है सर 7 ये significant है, ये 7 ये भी है 7 7 ये नॉन सिग्निफिकेंट। भाई ये जीरो सिग्निफिकेंट है तो लेफ्ट में नॉन जीरो, ये जीरो सिग्निफिकेंट है लेफ्ट में नॉन जीरो, ये जीरो सिग्निफिकेंट है लेफ्ट में नॉन जीरो, तो इसके लेफ्ट में तो कोई नॉन जीरो है ही नहीं, तो ये क्या होगा? या नॉन सिग्निफिकेंट। So, sir, how we will write it? Write this number. ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बस आपको ये लिखना होगा दिस नंबर कैरी 7 सिग्निफिकेंट। Sir, that last zero, sir, why is that significant? Sir, वो last zero, sir, 0.030405 में sir वो last zero, sir, वो insignificant है। ये दोनों? हाँ sir, why is the right one of it significant? सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट है। Sir, the rightmost zero, sir, rightmost zero, sir, वो सबसे right zero। हाँ बेटा ये भी सिग्निफिकेंट है, इसके लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट है। ऐसा कोई भी जीरो जिसके के लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट होता है और उसमें डेसिमल पॉइंट भी, तो वो सारे जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट। इसके लेफ्ट में नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, इसके लेफ्ट में नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, इसके लेफ्ट में नॉन जीरो है भी सिग्निफिकेंट। ये नहीं हो Excuse me, sir. सर इस नंबर में लास्ट जीरो से पहले तो जीरो है ना, वो क्यों सिग्निफिकेंट हुआ? वो कहीं भी होना चाहिए, एनीवेयर ऑफ इट, मतलब इमीडिएट नहीं होगा। नहीं सर, हम लास्ट के 2 जीरो उसको पेयर में क्यों ले रहे हैं? अरे अलग अलग लिख लो, मैंने ऐसे लिख दिया है, तुम्हारे लिखने का स्टाइल है। हाँ तो सर फिर लास्ट वाले जीरो के सामने तो मतलब लेफ्ट में तो जीरो है ना, फिर इमीडिएट लेफ्ट कोई जरूरी नहीं होना, एनीवेयर नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ में लिखा है एनीवेयर लेफ्ट ऑफ इट, मतलब एकदम एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं। ओके ये आपके 3 रूल हैं, बस ऑल नॉन जीरो। ये sir, then तो sir we can put some 15 zeros after that zero and they'll all be significant. All will be significant अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है तो, if it carry decimal point, तो जितने भी जीरो आप लगाओगे सारे के सारे इसका मतलब सिग्निफिकेंट। Sir, if we add 0 by our own, तो that is correct. नहीं, ऐसे 0 by own करेक्ट नहीं करते हैं, वो तो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है ना, वो आपको नंबर दिया होगा, अपने मन से नहीं करते हैं। जो नंबर दिया है उसमें सिग्निफिकेंट आइडेंटिफाई करते हैं। आपको कोई भी नंबर दे दीजिए, अपनी मर्जी से आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको नंबर गिवन हो
इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है। 1 पॉइंट सर, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा होगा 1 पॉइंट, तो फिर हमें इसमें इनफाइनाइट इनसिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्या? नहीं 1 पॉइंट अगर अभी भी इनकम्प्लीट ऐसा लिखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ लिखेंगे। अगर 1.0 दिया हुआ है तो 2 होंगे, अगर 1.00 दिया हुआ है तो 3 होंगे। वो आपको स्टूडेंट जिससे मेजर कर रहा है ना वो डिसाइड करे, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब वो क्वेश्चन में आपको दिया होता है, आपकी मर्जी नहीं कि जितनी मर्जी चाहिए। हाँ, विल गेट टू नो। 3 पॉइंट्स आ गया, फोर्थ आ गया पावर ऑफ 10 राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो 10 की पावर होती है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। पावर ऑफ 10 क्या होती है, आपकी सिग्निफिकेंट नहीं। और एक और भी चीज है, चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, system of unit never change significant digit। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला, सेकंड, थर्ड, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट नेवर चेंज द सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने कहीं पे बोला 1.0 सेंटीमीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इसमें? सर 2 होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि नहीं इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर में, 1.0 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.0010 सेंटीमीटर, ठीक हो जाएगा मीटर। भाई 1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया, ये आपका आ गया 0.0010 मीटर। कितना सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें है? 2। मैंने बोला कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट भी कर दें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है। इसमें 2 है, इसमें भी ये दोनों है। ये जो 3 जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई विल राइट 0.000010 किलोमीटर है ना। तो भी तो ही होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट होंगे, ये सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। Sir, why we are putting 0 at the right extreme end? इसमें ये 0 मैंने क्यों लगाया है, ये वाला? Yes sir। वो लगाना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि इसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो इसमें भी 2 होने चाहिए। अगर आप ये 0 नहीं लगाओगे तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 हो जाएगा। चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट नेवर चेंज द सिग्निफिकेंट डिजिट। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना आजकल हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। भाई ऐसे हम आप नहीं लिखते, ये लिखने का उल्टा तरीका है। हम कैसे लिखते हैं इसे, इस पूरे चीज को वी राइट इट लाइक दिस, है ना। इस पूरे चीज को हम जब लिखेंगे हम ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लिखते हैं 1.0 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको मीटर में लिखना है तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इनटू लिखूंगा 10 टू द पावर -2 मीटर। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा 10 टू द पावर -5 किलोमीटर। वैसे मैंने बोला है पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट है, तो चाहे आप सेंटीमीटर में लो तो भी 2 है, मीटर में लोगे तो भी 2 है, किलोमीटर में लोगे तो भी 2। तो 10 की पावर होती है क्या होती है, तो लिखने का ये ज्यादा अच्छा तरीका है। इसको चेंज नहीं करते, बल्कि बाकी चीजों को हम कैसे करते हैं पावर के नाम, राइट। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट आइडेंटिफाई करने के मेथड्स। Sir, बोलो। sir, if we write 1.0 centimeter equals to 1 into 10 to the power -2 meter, that is wrong. That will be wrong, एकदम गलत हो जाएगा। मतलब ये आपके अब तक की स्टडी में गलती नहीं थी। If I write 1.0
0 centimeter is equal to 1 into 10 to the power 2 meter, then ये ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, आपका आंसर गलत कर देंगे। Okay, sir. Thank you. मैथमेटिक्स में गलती नहीं है इसमें, लेकिन आईआईटी पूरे सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आंसर मांगता है, उसमें लिखा होता है कि राइट आंसर अप टू द टू सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों मेरे लिए सही नहीं है। As a physicist, these two are not equivalent to me. As a mathematician, maybe equivalent. As a physicist, अगर इसमें दो significant digit हैं, तो even if you convert into the meter, दो रहने चाहिए। So I will simply write 1.0 into this. हाँ, भले इसको लिखने का मतलब नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा। सर एवोगाड्रो नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है सर? इसमें एवोगाड्रोस नंबर एवोगाड्रो नंबर में आप देख लो कितने नंबर तक जाते हो। 4 होता है। 4 सर 4 4 है sir. Sir, it's Excuse me, a sir. non-terminating and non-repeating number. It's Sir, a 4. irrational number. अगर देखो अगर वो 4 तक लिखा हुआ है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उसमें। But sir, real value of Avogadro's number is irrational. कोई मतलब नहीं, अगर वो दिया हुआ है ना तो कुछ रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन लगा के दिया। अभी रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रिजल्ट में। सर ये जो थर्ड वाला रूल है ये सिर्फ डेसिमल प्लेस के लिए अप्लाई करता है, मतलब अगर नॉर्मल नंबर ले ले तो 1600 सपोज ले लिया तो फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो फिर मतलब सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 16 1 और 6। बिल्कुल बिल्कुल, बशर्ते कि वो किसी मेजरमेंट का रिजल्ट नहीं। दिस इज ओनली फॉर द डेसिमल। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये रूल वैलिड नहीं। सर वो केस कब होता है जब किसी भी डिजिट में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो? नहीं आ सकती है। एक्सक्यूज मी सर, पहले भी रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई पॉइंट में दे रखा है, जैसे 1.025 डैश 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 करके दे दिया। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तुक्का प्रॉपर उसमें देते हैं, फिक्स्ड ही देते हैं प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ दिया। ऐसे कोई रैंडम नंबर नहीं। तो ये आपका है। अब देखो, अब थोड़ा सा इसके कैलकुलेशंस पे आते हैं। ये तो मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट डिजिट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इस पर हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कि भाई जब सिग्निफिकेंट फिगर को हम कंबाइन करें कैसे करें, हाँ भाई इस पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट को हम कंबाइन कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा ये रूल होता है कि रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, multiplication and division should be reported with right least significant, least significant figure. The result of multiplication and division should be reported with least significant figure. और सेकंड रूल होता है the result of addition and subtraction, addition and subtraction should be represented with, should be reported with least decimal places. तो ये कॉम्बिनेशन का रूल है कि भाई दो सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन should be reported with least significant figure and result of addition and subtraction should be reported with least decimal place. As for example, if I write
मल्टीप्लाई 1.42 with 1.1 या 1.4, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो two decimal place, not two significant figures. स्टॉप, जो आंसर होगा वो मुझे बता दो, बाद में डेसिमल हम उसकी बात करेंगे सिग्निफिकेंट. 1.42 Two significant figures. नहीं, सिग्निफिकेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, अभी तो क्या इसका रिजल्ट आ रहा है मैथमेटिकली वो मुझे बताओ. 1.98. Sir, 1.9 is the सर correct answer. 1.988. हाँ 2.0. 1.988 आ रहा है. यस सर. सब लोग Yes, देखो sir. जरा, Yes sir. है ना? ये 1.42 into 1.4 जो होगा 1.988 होगा. So as a mathematics, this answer is correct. Then as a physics की हम बात करेंगे या significant की बात करेंगे तो आंसर सही है. Because this number carry three significant digits. 2. This number carry two significant digits. है ना? तो इसका जो रिजल्ट होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कैरी करनी चाहिए. मतलब 3 इसमें है 2 इसमें है, तो रिजल्ट में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता. रिजल्ट में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं हो सकता. सर फिर 1.98 होगा सर. 1.9. 2.0. 2.0. 1.9. 0. 2.0. Sir 1.9. 2.0. देखो मैं वेट करता हूं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट 1.2. डिजिट नहीं हो सकते. ऐसा थोड़ी है कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, उसका प्रिसीजन इतना था, इसका प्रिसीजन ज्यादा था, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज. हमेशा रिजल्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, रिजल्ट में क्या होंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, तो आपको पता है कि इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकता. मुझे इस 8 को ड्रॉप करना होगा, 8 5 से ज्यादा है तो इसको मैं 1 से बढ़ा दूंगा ना, ये हो जाएगा 1.9. फिर मुझे इस 9 को भी ड्रॉप करना होगा, तो 9 भी तो 5 से ज्यादा है ना, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा, तो 2.0 विल बी द. इन दोनों का प्रोडक्ट 2.0. सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे कि आपका 2.0. दिस द करेक्ट. और ध्यान सर नॉन डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको नॉन डेसिमल और डेसिमल को, जैसे 2 into 0.12. 2 into 0.12. 2 into 0.12 ऐसा. तो आप सिग्निफिकेंट डिजिट देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? Sir 1. Sir 1. कितने हैं? 2 है, तो रिजल्ट में 1 होना चाहिए. सर एक डाउट है 0.2. सर. 0.3. रिजल्ट में 1 होना चाहिए. Sir, 0.2. हाँ सर जो हमने रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया था अभी हमने पिछला वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में, तो सर उसमें 200 डिवाइडेड बाय 3 किया था हमने पैरेलल मेथड में. तो अगर हम तो उसका आंसर 66.7 आया था, तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर गलत हुआ. हमें वन सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा. वो लाएंगे उसके लिए, लेकिन वो फिर इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट का रिजल्ट है ना वो, तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी नहीं पता है ना, वैसे सिंपल कैलकुलेशन नहीं यूज कर सकते. कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का बारे में नॉलेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. यहाँ तो हम सिग्निफिकेंट डिजिट में पढ़ रहे हैं, इसके हम उस केस में फिर इंस्ट्रूमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, जिससे आपने मेजर किया होगा वो कितना प्रिसाइज है, तो उस केस में क्या कहा ऐसे. ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, अगर मैं इसको 1.023 है प्लस 1.2 को ऐड कर दूं, व्हाट विल बी द आंसर? सर 2.2. Sir 1.2. अच्छा 2.2. 2.2. लेकिन आपको क्या है
दिस इज रिकॉर्डेड विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसमें डेसिमल प्लेसेस 3 है, इसमें डेसिमल प्लेसेस 1। तो रिजल्ट में आपका लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, मतलब ये दोनों को आप ड्रॉप कर दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2. फिर रूल आउट, ये थोड़ा सा आपको जानना है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट एक इंपॉर्टेंट। सर 0.00 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? कोई सिग्निफिकेंट नहीं है उसमें। तो 2 होनी चाहिए ना। रिवाइज करो इसको, घर पे जाके आप रिवाइज करो। आपको क्या लगता है, आपको एक क्लास और चाहिए क्या इसके लिए? नो सर। नो सर। गुड। सर बस क्वेश्चन बता देना इम्पोर्टेंट कौन से है। कल हायर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे? यस सर, चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, अभी हायर लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। तो कल पूरा रिवाइज करके आना अच्छे से, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना। मॉड्यूल वगैरह, मॉड्यूल में आपने आपका जो चैप्टर है पेज नंबर 48 to 78 है ना, मॉड्यूल में पेज नंबर 48 to 78 ये चैप्टर, उसको आप देख के आना। कल इसके हायर लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं देखूंगा कि इसके कितने आंसर आते। कल की क्लास आपके लिए चैलेंजिंग क्लास होगी, देखते हैं कितने क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं। सबसे इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द राइट सर। और डाउट क्लियरेंस कब होगा सर? डाउट क्लियरेंस, आप देखो डाउट के दो वो होते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस को मुझे इस नंबर पे सेंड कर दो किसी भी दिन। माय नंबर सर बिकॉज सर आई मिस्ड वन क्लास सर, तो इसलिए सर बैकअप के लिए सर। अच्छा, बैकअप के लिए, बैकअप के लिए मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, तो कन्वीनियंट टाइम में बता दूंगा, है ना। इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछना, कोई भी डाउट है इस नंबर पे मैसेज करो। कुछ और भी पूछना है तो कम्युनिकेट करो, जैसे पूछना था ना। हां, दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कल मिलते हैं। कल हम इसके हायर लेवल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। हेलो सर, एक डाउट है सर।